नमस्कार साथियों, अफवाह तंत्र की श्रृंखला में हमारी इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पिछले वाली क्लासों में हम भारत के अफवाह तंत्र में जाना था, गंगा का अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र, जिसमें कंप्लीट हिमालय नदी तंत्र को जाना था। हिमालय से कौन सी नदियां निकलती है जो अरब सागर में जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। आज हम चर्चा करेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनका उद्गम कहां से होता है, कौन सी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है। तो आज हम चर्चा करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। आपको पता है प्रायद्वीप उसको बोलते हैं ऐसी स्थलाकृति जो तीन ओर से जल से घिरी हो। जैसे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो प्रायद्वीप है। ऊपर जैसे यहाँ मैप बनाते हैं भारत का, ये गुजरात का तटीय प्रदेश बनता है। गुजरात के बाद में ये कंप्लीट भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बनता है। यह त्रिपुरा राज्य है, यहाँ ऐसे करके ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय नदियों में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती है उस जल राशि को बोलते हैं अरब सागर, और एक जल राशि पड़ती है भारत के पूर्वी क्षेत्र में जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। यहां पड़ता है बंगाल की खाड़ी। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पूरी जलीय राशि पाई जाती है, यहाँ भी जलीय राशि, या नीचे भी जल, ऐसी स्थल आकृति जो तीन और जल से घिरी हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ये पूरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार की कौन कौन सी नदियां हैं उन कंप्लीट नदियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो अरब सागर है, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। यहां से एक नदी पड़ती है नर्मदा, यहां जो गुजरात के क्षेत्र में बहती है। पहली नदी है जो गुजरात गुजरात में बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, क्योंकि यह नदी भी अरब सागर में गिरती है, गुजरात राज्य में बहती हुई इस अरब सागर के जल में विलीन हो जाती है। दूसरी नदी है वो है ताप्ती नदी, जो इसी ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का महत्वपूर्ण इस शहर सूरत शहर इसी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी है एक भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी। एक नदी है पेरियार नदी। पेरियार नदी। पेरियार नदी। शरावती नदी। एक नदी है सतरंजी नदी। संतरंजी नदी। एक नदी है भादर नदी। भादर नदी। ये जो सारी नदियां हैं, ये जो सारी नदियां, ये टोटल नदियां अरब सागर में गिरती है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो बाकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे मुख्यतः नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, भरतपुजा नदी है, पेरियार नदी है, शरावती नदी है, सतरंजी नदी है, भादर नदी है। ये जो टोटल नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां हैं जो अरब सागर में आकर अपना पानी गिराती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब हम चर्चा करते हैं कौन सी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये कभी कभी प्रश्न तीन नदियां ये दी जाती है, एक नदी याद दी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कौन सी है, देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली है वो है एक महत्वपूर्ण नदी है
यहाँ जो महाराष्ट्र से निकलती है वो है गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा, कृष्णा के बाद में कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, पेन्नार नदी, पेल्लार नदी और वेगई नदी। ये जो टोटल नदियां हैं, ये अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के अपवाद तंत्र से, भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत की है वो है नर्मदा, ताप्ती, भरतपुजा, पेरियार, सरावती, शतरंजी और भादर। ये नदियां अरब सागर में गिरती है। और जो नदियां यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्रायद्वीप में, तो वो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, पेलार और वेगई। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेलार और वेगई, ये जो टोटल नदियां हैं ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे हम चर्चा करते हैं एक एक पर्टिकुलर नदी के किनारे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजना है, इन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, इनका उद्गम कहाँ होता है, टोटल तथ्यों पर चर्चा करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अपनी पहली नदी लेते हैं, वो है गोदावरी नदी लेते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं उन कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम होता है वो होता है एक पहाड़ी पड़ती है जिसका बोला जाता है त्र्यंबक की पहाड़ी। कौन सी है? त्र्यंबक की पहाड़ी या त्र्यंबकेश्वर भी बोला जाता है, त्र्यंबक की पहाड़ी बोलते हैं। ये त्र्यंबक की पहाड़ी पड़ती है महाराष्ट्र राज्य में, भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है त्र्यंबक की पहाड़ी। और इसी त्र्यंबक की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र राज्य से, फिर ये महाराष्ट्र से तेलंगाना और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में यह भी पूछा जाता है, एक शब्द और बता दूं मैं, पहले चर्चा कर लेते क्योंकि यह महत्वपूर्ण शब्द है। एक होता है एस्चुरी, एक शब्द होता है एस्चुरी और एक शब्द होता है डेल्टा। ये दोनों शब्द में गोदावरी नदी को पढ़ने से पहले इन दो शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी नदियां हमने अभी पढ़ी है, जो नदियां अरब सागर में गिरती है वो सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी या फिर इसको ज्वार नद मुख भी कहा जाता है, ज्वार नद मुख। और जितनी भी नदियां अरब सागर में गिरती है वो सब नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। आप ये विशेष तौर से ध्यान रखें, जो नदियां अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। जो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली टोटल नदियां डेल्टा का निर्माण करेगी। अब हम जानते हैं भी डेल्टा और एस्चुरी क्या चीज होती है। डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा जब नदियां लंबी दूरी तय करके आती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां बहुत दूर हिमालय से निकलती है, हिमालय से चलती चलती ये नदियां बंगाल की खाड़ी तक आती है, तो इनका पानी का जो वेग होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जब इनका वेग कम होता है तो धीरे धीरे पानी है वो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, और जो ये
जो ये नदियां ऊपर हिमालय से जो मिट्टियां पानी है वो जो मिट्टी बहाकर लाता है, वो मिट्टी धीरे धीरे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाता है। और ये जो आसपास में जो उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जमा होती है, इसी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए जो मैदानी प्रदेश होते हैं उनको डेल्टा कहा जाता है। क्योंकि डेल्टा का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि नदियां जो मिट्टी लेकर आती है हिमालय की, वो यहाँ जमा कर देती है और पानी है वो धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। अब दूसरी चीज है एस्चुरी। एस्चुरी या ज्वार नदमुख का मतलब है जो भी अरब सागर में नदियां गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि जो भी अरब सागर में नदियां गिरती है ये बहुत कम दूरी तय करके आती है, क्योंकि यहाँ आसपास में नदियों का उद्गम होता है, तुरंत अपनी अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो मिट्टियां लाती है वो मिट्टी तुरंत समुद्र के अंदर चली जाती है, आसपास में जमा नहीं करती और यहाँ बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। तुरंत अपने जो गाद या मिट्टी लाती है जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये तुरंत अरब सागर में गिर जाती है, यानी इनके खड्डे मुख बन जाते हैं बड़े बड़े, इसलिए इसको एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। आपको तो ये एक फैक्ट याद रखना है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जैसे आपने अम्मी अबडी पढ़ा है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये सब नदियां एस्चुरी का निर्माण करेगी। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। आगे हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का उद्गम होता है वो महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबक की पहाड़ियों से होता है। फिर ये नदी महाराष्ट्र के बाद में, MH लिख रहा हूं मैं, महाराष्ट्र के बाद में 3 राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र के बाद में यह राज्य पड़ता है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में आखिर में यह पड़ता है AP आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं भी इस नदी के कौन कौन से उपनाम हैं। इस गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में ये जाती है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में ये आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरा राज्य है वो आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? मुख्यतः गोदावरी की 5-6 सहायक नदियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक नदी इसके दाईं तरफ से मिलती है। 5 नदियां इसकी बाईं ओर से मिलती है, एक नदी दाईं तरफ से मिलती है। मैं जैसे आपको नाम बता रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब हम देख लें कौन कौन सी जो दाईं ओर से मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां गोदावरी में, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है? जैसे पहला है दूधना नदी, दूधना नदी। दूसरी है पूर्णा, पूर्णा या फिर इसी नदी को कहा जाता है परवरा नदी। तीसरी है प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी। चौथी है पेनगंगा नदी, पेनगंगा। और 5वीं है इंद्रावती। ये 5 नदियां तो दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा और इंद्रावती। ये पहली है पूर्णा, दूसरी है पहली दूधना, दूसरी पूर्णा, 3 नंबर पे है प्राणहिता, 4 नंबर पे है पेनगंगा और 5 नंबर पे है इंद्रावती। ये 5 नदियां गोदावरी में बाईं ओर से मिलती है। और एक नदी है जिसका नाम है मंजरा नदी, ये है मंजरा नदी। ये मंजरा नदी गोदावरी में दाईं ओर से जाकर मिलती है। अब हम देखते हैं भी गोदावरी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है। गोदावरी नदी पर पर्टिकुलर 2 परियोजनाएं बनी हुई है।
जो आंध्र प्रदेश राज्य में बनी हुई है। पहली परियोजना का नाम है रामगुंडम और दूसरी का है पोचमपाद परियोजना। गोदावरी नदी पर स्थित परियोजना है। गोदावरी नदी पर स्थित परियोजना है। मुख्यतः दो परियोजनाएं बनी हुई है। पहली है रामगुंडम परियोजना, रामगुंडम परियोजना, और सेकंड नंबर वाली है पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य में बनी हुई है। मुख्यतः गोदावरी नदी पर दो परियोजनाएं बनी हुई है। पहली है रामगुंडम, दूसरी है पोचमपाद परियोजना। रामगुंडम और पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो वो है गोदावरी नदी पर स्थित है। और ये जो दोनों परियोजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक तीसरी परियोजना इसी गोदावरी की सहायक नदी पर है, यहां बनी हुई है, जिस मंजरा नदी पर, जो गोदावरी की सहायक नदी है, जिसका नाम है निजाम सागर परियोजना। तीसरी परियोजना है निजाम सागर परियोजना, निजाम सागर परियोजना, जो गोदावरी की सहायक नदी पर है। नदी पूछे तो वो मंजरा नदी पर बनी हुई है यह परियोजना, मंजरा नदी पर। बाकी दो परियोजना गोदावरी पर है। रामगुंडम और पोचमपाद परियोजना पर्टिकुलर गोदावरी नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में, लेकिन जो निजाम सागर परियोजना है वो मंजरा नदी पर स्थित है। निजाम सागर परियोजना जो गोदावरी की सहायक नदी है। आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन सी इन सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक है 2 नंबर वाली नदी, हमने अभी बताई है पूर्णा या परवरा नदी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र पड़ता है मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे, और जम्मू और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ता है देमाबाद महाराष्ट्र राज्य में परवरा नदी के किनारे। इसी ये सेकंड नंबर वाली जो परियोजना नदी है जिसका नाम है परवरा नदी, परवरा नदी। इसी परवरा नदी के किनारे स्थित है देमाबाद। कौन सा स्थान है? देमाबाद। और इस देमाबाद के बारे में आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है। देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, और ये देमाबाद महाराष्ट्र है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो इसी परवरा नदी के किनारे स्थित है। ये वाली जो पूर्णा या परवरा नदी है, इसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है देमाबाद महाराष्ट्र, ये इसी नदी के किनारे स्थित है। देमाबाद महाराष्ट्र सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो इसी पूर्णा या परवरा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ रथ के अवशेष मिले हैं। किसके? रथ के अवशेष। कभी कभी भूगोल को हिस्ट्री के साथ जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस नदी पर है? परवरा नदी। अगर ऑप्शन में परवरा या पूर्णा नदी नहीं हो तो उत्तर होगा गोदावरी नदी, क्योंकि पूर्णा या परवरा नदी गोदावरी की तो सहायक नदी है, क्योंकि पूर्णा और परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु परवरा या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। का कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे गोदावरी नदी के उपनामों की चर्चा करें तो ये इसकी टोटल कुल लंबाई देखें तो इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। कहां से? उद्गम स्थल महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में, और यहाँ बीच में पड़ता है तेलंगाना। अगर पूछे तेलंगाना के पठार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? यह है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। आपको पूछे तेलंगाना के पठार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है तो उसका उत्तर होगा गोदावरी। एक पॉइंट और लिख देते हैं, तेलंगाना के पठार को, तेलंगाना के पठार को 2 भागों में बांटती है गोदावरी नदी, 2 भागों में बांटती है।
और इसके उपनाम देखें तो एक इस गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा। एक इसका नाम है दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा कहा जाता है क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगर आपको पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो गोदावरी होगी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भी गोदावरी को कहा जाता है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा नाम भी पड़ा है। दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पूज्य नदी भी है। और इसका नाम है बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है। भारत के जितनी भी भौगोलिक स्थिति है, जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय मैदान, हिमालय का मैदानी क्षेत्र हो गया और उपजाऊ कृषि क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, इन सब में सबसे पुराना क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार है। क्योंकि ये तो बहुत पुराना, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। और बाकी हिमालय का निर्माण तो अभी हुआ है, क्योंकि हिमालय की जो नदियां बह रही है ये तो नवीनतम नदियां हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण तो अभी भी हो रहा है। बाकी जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीनतम भूखंड होने के कारण इसको, इस नदी का निर्माण भी बहुत पहले हो गया था। बाकी हिमालय की जो नदियां हैं उससे पहले की नदी है, इसलिए इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और अगर आपको पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उसका उत्तर भी गोदावरी होगा। और गोदावरी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इस प्रकार हमने आज गोदावरी नदी के कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।